गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं रामपाल भारती एक बार पुनः कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग निबंध शुरू कर रखा है और जिसकी रचयिता है कमलेश्वर। अब तक हमने पिछले 3 भागों में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारतीय दौरे पर आने वाली होती है अपने पति के साथ, और जैसे ही भारत सरकार के अधिकारियों को पता चलता है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आ रही है, इसका मतलब भारत के भाग्य उदय हो चुके हैं, अर्थात एक गुलामी मानसिकता जाग उठती है। और इंग्लैंड में जो कुछ छपता है वो दूसरे दिन भारतीय अखबारों में नजर आता है। गुलामी मानसिकता कुछ इस कदर जाग जाती है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय क्या पहन कर आएगी और उनके साथ कितने लोग आएंगे, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के महल में कौन कौन काम करते हैं, अर्थात बावर्ची, खाना बनाने वाले, पालतू कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में दिखने लग गई। एक व्यावसायिक पत्रकारिता पर लेखक का प्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य है। उसके बाद लेखक ने आगे कहा है कि नई दिल्ली का श्रृंगार होने लग जाता है, अर्थात सड़कें जवान हो जाती हैं, इमारतों का नाज़नीनों की तरह श्रृंगार होने लग जाता है, सड़कों की धूल साफ हो जाती है, वगैरह वगैरह। अर्थात किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, न किसी ने कुछ देखा, मगर दिल्ली पूरी परिवर्तित हो रही है। लेखक आगे कहता है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आए और उसके लिए कुछ हो, अर्थात कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे लेखक कहता है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के दौरे से पूर्व किसी देशभक्त द्वारा जॉर्ज पंचम की लाट से नाक को उखाड़ दिया जाता है, और ये नाक पर आकर कहानी केंद्रित हो जाती है। अब सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आए और जॉर्ज पंचम की लाट के नाक न हो, ये तो हमारी नाक कटने के बराबर है। नाक का मतलब भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठा या इज्जत चले जाता है। तो कहानी कुछ आगे इस प्रकार से बढ़ती है कि एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार सभा के अंदर बैठे सभी लोगों के हताश चेहरे देखकर और थोड़ा उत्सुक होता है और कहता है, कोई कर्मचारी कहता है कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लगानी है। तो मूर्तिकार कहता है कि नाक लग जाए, कोई समस्या नहीं है, मगर मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो लाट बनाई गई थी उस वक्त ये पत्थर कहाँ से आया था, किस पहाड़ से आया था। सभी फाइलों के पेट चीरे जाते हैं, कहानी में कुछ आगे लिखा होता है, और पुरातत्व विभाग के पास की सभी फाइलें देखी जाती हैं, मगर कहीं भी पता नहीं चल पाता है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। मतलब एक भ्रष्टाचार की ओर संकेत लेखक अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भारत के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा जैसा जॉर्ज पंचम के लाट पर लगा हुआ है। वो पूरे भारत के पहाड़ी प्रदेशों का दौरा करता है, मगर उसे वैसा पत्थर कहीं पर भी नहीं मिलता है, अर्थात वो सरकारी पैसे को बर्बाद करने में पूरा अपना कर्तव्य निभा रहा है। और उसे पता है कि सरकार के अधिकारियों में इतनी मानसिकता नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि उसकी बात को कोई टाल सके। उसके बाद कहता है कि परेशान मत होइए, भारत में अनेक स्वतंत्र सेनानियों की लाटें लगी हुई हैं, मैं हर लाट के पास जाऊंगा, सबको देखूंगा कि कौन सी लाट की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर एकदम सही बैठ सकती है। वो सब जगह जाता है, पंजाब जाता है, गुजरात जाता है, मद्रास जाता है, कोलकाता जाता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अलावा इसके चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा वो सत्यमूर्ति जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि सभी लाटों को देखता, मगर कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक की जगह फिट नहीं बैठती है। सबकी नाकें हैं वो जॉर्ज पंचम के नाक से कहीं न कहीं बड़ी है। मतलब प्रतिष्ठा, भारत के हर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिष्ठा कहीं न कहीं जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से अधिक है, ये बात लेखक कहना चाहता है। उसके बाद क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे 4th भाग में क्या बच गया।
राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम के लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सब कुछ हो गया था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का मतलब है प्रतिष्ठा, नाक का मतलब है इज्जत। वही बात, कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरी इज्जत नहीं है, और जिसकी इज्जत नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यहाँ यही अर्थ निकल रहा है कि नई दिल्ली में सब कुछ था मगर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, हुकाम यानी बड़े अधिकारियों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या मतलब रह जाएगा? क्वेश्चन मार्क है कि अगर जॉर्ज पंचम के लाट के नाक नहीं है तो रानी का स्वागत करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। यह बात पिछले 3 वीडियो में आ चुकी है, पता है हमें। यानी हार मानने वाला कलाकार बिल्कुल भी नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित करने वाला ख्याल यानी विचार, ख्याल यानी विचार। और जब ये आधा क्षय हो जाएगा ख्याल, तो ख्याल यानी तमाशा या नाटक, और ख्याल यानी विचार। हाँ, हैरत अंगेज विचार आया किसके दिमाग में? मूर्तिकार के दिमाग में। क्या आया? और उसने पहले वाली शर्त दोहराई। पहले वाली शर्त कौन सी आपको पता होना चाहिए? पहले वाली शर्त ये कि इस कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद की जाए। क्यों की जाए? ताकि मीडिया तक कोई बात नहीं फैले। यह है पहले वाली शर्त। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, मूर्तिकार कह रहा है कि आपके अनुसार नाक लगाना एकदम जरूरी है, चाहे हो कुछ भी जाए। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। क्या कह रहा है कि 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। देखिए 1947 के आसपास जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की जनसंख्या थी कितनी? 40 करोड़। तब की बात लेखक कर रहा है, आज की नहीं। अगर आज की बात करता तो एक और लग जाता पीछे। आज भारत की जनसंख्या कहाँ है? 140 करोड़। और स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। ये हैरत अंगेज ख्याल मूर्तिकार के दिमाग में है। देखिए, जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लगाने के लिए मूर्तिकार क्या क्या कर चुका है। भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों का दौरा कर चुका है, सभी स्वतंत्र सेनानियों, क्रांतिकारियों की लाटों के पास जा चुका है। जॉर्ज पंचम की नाक से सभी नाकें बड़ी हैं। उसके बाद 1942 में जो बिहार सेक्रेटरी के बाहर कुछ बच्चे शहीद हुए थे, उन शहीद बच्चों की नाक भी देखा है। बच्चे की नाक छोटी सी होती है, मगर उन बच्चों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं न कहीं बड़ी बैठती है। मतलब लेखक कहना क्या जाता है कि भारत के बच्चे बच्चे की प्रतिष्ठा, बच्चे बच्चे की इज्जत कहीं न कहीं जॉर्ज पंचम की इज्जत से ज्यादा है। यहाँ पर फिर भी अगर काम नहीं बनता दिख रहा है तो एक हैरत अंगेज विचार किसके दिमाग में आया? मूर्तिकार के। क्या कह रहा है कि चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट करे लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। ये रिस्क कौन ले? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। मूर्तिकार अचकचाया। अचकचाया का मतलब है चौंक उठना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। अर्थात मूर्तिकार भांप गया कि मैं ऐसी बात बोल गया हूं कि जिसकी सजा भी अगर मिले तो बहुत ज्यादा मिल सकती है। फिर अपनी बात को सुधार रहा है कि आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक को चुनना मेरा काम है, आपकी तो सिर्फ इजाजत चाहिए, स्वीकृति चाहिए। कानाफूसी हुई किसके बीच? अधिकारियों के बीच के इजाजत दे दी जाए, कह दे अपना काम निकलना चाहिए।
ये नाक लगाने जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार की बातें हुई और मूर्तिकार को अंत में इजाजत दे दी जाती है। हाँ, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग रही है। अखबार में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कैसे हल हुआ है वो नहीं लिखा, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती होती है, अर्थात सिपाहियों की तैनाती होती है, और मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, रवाब का मतलब है कीचड़, और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी, इस बात का पता नहीं किसी को, सिर्फ अधिकारियों को पता है या मूर्तिकार को पता है, और तालाब में स्वच्छ पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए, इस बात की खबर जनता को नहीं थी। अर्थात भारत के 40 करोड़ लोगों में किसी को भी नहीं थी। ये सब तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी, भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। देखिए, बार बार ये बात यहाँ पर इसी बात की व्याख्या हो रही है क्या, कि हमने पहले पढ़ा कि मूर्तिकार यूं तो कलाकार था मगर पैसे से लाचार था। यहाँ ये बात आ रही है, जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से, सरकारी अधिकारियों से कुछ और मदद मांगी, कुछ और रुपए मांगे, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, इस चेतावनी के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई किसी भी एंगल से, किसी भी रूप से पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। देखिए, यहाँ से पता चलेगा कि कमलेश्वर एक उच्च कोटि के पत्रकार हैं। यहाँ से पता चलेगा कि कमलेश्वर ने व्यावसायिक पत्रकारिता पर व्यंग करते करते और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना अच्छा प्रकाश डाला है। ये कमलेश्वर हैं, इसी कारण ऐसा संभव हो पाया। देखिए क्या हुआ। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। नंबर 1, किसी ने कोई फीता नहीं काटा। नंबर 2, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई। नंबर 3, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ। नंबर 4, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। नंबर 5, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। 6, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। 7, देखिए, आपके और हमारे घरों में भी अखबार आते हैं। अखबार क्या कभी ऐसा होता है कि अखबार में एक भी चित्र नहीं है? पहली बात, कहीं देश में कोई उद्घाटन नहीं हुआ। दूसरी बात, कोई सार्वजनिक सभा नहीं। तीसरी बात, और किसी भी प्रकार का कोई उद्घाटन नहीं। ये सब काम नेक्स्ट डे के अखबार में देखने को मिले। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ हुआ। यहाँ क्या हुआ कि देश में किसी भी प्रकार के उद्घाटन की खबर किसी भी अखबार, देश के किसी भी अखबार में नहीं। किसी भी अखबार ने ये नहीं कहा कि कोई उद्घाटन हुआ है। किसी भी अखबार में ये नहीं छपा कि कल कोई पब्लिक मीटिंग हुई थी, सार्वजनिक मीटिंग हुई थी। कहीं भी किसी का स्वागत नहीं हुआ। कोई मानपत्र भेंट, अर्थात किसी को कुछ भी और उपहार या भेंट देने की नौबत नहीं आई। किसी भी हवाई अड्डे पर कोई भी नहीं उतरा। ये सब बातें छपी। सब के सब अखबार, भारत में जितने भी अखबार छपते हैं, सब के सब अखबार क्या थे? खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। कमलेश्वर कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था।
नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी किसके लिए? बुद्ध के लिए। बुद्ध का मतलब है मूर्ति के लिए, लाट के लिए। देखिए, अब यहां से इसको समझने की जरूरत है। यहां से बोर्ड में कई बार प्रश्न बनता है कि जिंदा नाक लगाई जाने की घटना को अखबार वालों ने किस तरह प्रस्तुत किया। जिंदा नाक लगाए जाने की घटना को अखबार वालों ने नेक्स्ट डे इस तरीके से प्रस्तुत किया कि सभी के सभी अखबार, अगर अखबार के 16 पेज हैं तो 16 पेज, 18 पेज है तो 18 पेज, 24 पेज है तो 24 पेज, कोई भी अखबार, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी अखबार है, हर अखबार का हर पेज, हर पृष्ठ एकदम सफेद है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। किसी भी अखबार ने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इतनी निंदनीय घटना थी, इतनी घृणित घटना थी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी अधिक है। ऐसी घटनाओं की निंदा शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती। ये इतनी निंदनीय घटना थी कि इस घटना के लिए, इस निंदा करने के लिए शब्द किसी के पास नहीं थे। कहने का अर्थ यह है, इसलिए सभी के सभी अखबार क्या थे? खाली थे। इससे पता चलता है कि कमलेश्वर में उच्च कोटि के पत्रकार होने के तमाम विशेषताएं मौजूद थी, और कमलेश्वर वास्तव में पत्रकार थे। दैनिक भास्कर, सारिका आदि अखबारों का उन्होंने संपादन किया है। और इसके बाद लेखक कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ होगा, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी किसके लिए? बुद्ध अर्थात लाट के लिए। तो प्रस्तुत व्यंग्य रचना के माध्यम से कमलेश्वर ने व्यंग्य किया है किस पर? व्यावसायिक पत्रकारिता पर शुरू में कर दिया। बाद में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को भी दिखाया है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में 3 स्तंभ कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा मीडिया। तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में इतनी शक्ति है कि अगर ये अपना कार्य बखूबी करे, ईमानदारी के साथ करे, देश की जनता को विश्वास में लेकर करे, तो ये देश में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। ये बात पता चलती है। देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न बनेंगे, वो मोरल वैल्यूज के प्रश्न, वो भी इस प्रकार के हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम के नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवास दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? बार बार मैं बताता हूं कि ये उनकी गुलामी मानसिकता को दर्शाती है कि भारत 1947 में आज़ाद हो चुका है, और जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आने वाली होती है तो उनकी गुलामी मानसिकता जाग उठती है। इससे पता चलता है कि उनका देश की जनता और देश के प्रति कोई ज़्यादा अच्छे कर्तव्य नहीं है। तो ये गुलामी मानसिकता की ओर हमें दिखाती है। जैसे अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी क्या थी कि रानी भारत, नेपाल, अफगानिस्तान के दौरे पर कब कब क्या क्या पहनेगी, और इसके अलावा उसकी परेशानी थी कि कपड़े को किस प्रकार से अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाए। ये सब परेशानी थी। क्या ये तर्कसंगत थी? हमारी नज़र में ये परेशानियां कोई तर्कसंगत नहीं थी। व्यक्ति की पहचान कपड़ों से, उसके लिबास से बिल्कुल नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से, उसके कार्यों से झलकती है। इसलिए दर्जी हमारी नज़र में परेशान था, वो तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ाना है। थर्ड प्रश्न है, और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे? आया है कि सड़कें जवान हो गई, सड़कों के गड्ढे हैं वो पुनः एकदम ठीक कर दिए गए, अर्थात सड़कों की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाचनिंदों की तरह श्रृंगार किया, और देखते देखते दिल्ली है वो एक युवती की भांति श्रृंगार करने वाली दिल्ली के रूप में हमारे सामने आई। तो ये प्रयास किए गए होंगे, और आप कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स को देखते हैं, तो इस प्रकार के कपड़े पहनकर आते हैं कि व्यक्ति अर्थात दर्शक ये सोचता है कि कहीं ना कहीं उस पत्रकार में दिलचस्पी ले, चाहे समाचार उसके लेवल का है या नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के
और पत्रकार जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है वो उसके कपड़े में, उसके हाव भाव में, उसकी शैली में आप इंटरेस्ट लें। तो ये आजकल देखा जा सकता है, अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को और सही दिशा में सोचने के लिए अच्छा कदम नहीं उठा पाती है। और युवा देश का एक कर्णधार होता है, देश के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, और युवा गलत दिशा में जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वास्तविकता को परोसे मीडिया के सामने, और मीडिया का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो पहनावे पर, लिबास पर या इस प्रकार के तड़क भड़क पर ध्यान न देते हुए एक वास्तविक खबर को अच्छे संदर्भ में आम जनता तक पहुंचाए। तो इस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग निबंध में हमने कमलेश्वर के इस पाठ की विस्तार से चर्चा की। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप डाउट कॉलम में आए और पूछे। और हाँ, एक विशेष सूचना और आपको दे दूं कि सभी बच्चों के साथ ऑनलाइन वीडियो संवाद, ऑनलाइन मीटिंग सभी टीचर्स करने वाले हैं। अर्थात आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए और हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। और 15 जून से लेकर 24 जून तक ये चलेगा, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग चलेगी अभिभावक और स्टूडेंट के साथ, टीचर्स की। तो इसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लें, अपना होमवर्क की कॉपी, अपनी टेक्स्ट बुक, अपने डाउट्स, अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक, तमाम चीज़ें आप सुरक्षित रखें। जब भी आपके पास वीडियो कॉल आए या मैसेज आए कि आपके पास वीडियो कॉल आने वाली है, तो आप आराम से अपने टीचर से बात कीजिए। और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, हम सब उसमें योगदान दें। GIS ये नवाचार आपके लिए लेकर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद।